5 लड़कों ने मुझे बहुत पैसे दिए और एक रात के लिए ले गए। जब 5 लड़कों ने मेरे जिस्म से अपनी हवस पूरी कर ली तो अचानक उनका छोटा दोस्त भी आ गया, मगर जैसे ही कमरे के अंदर आया उसकी चीख निकल गई। क्योंकि हालात इंसान को शक करने पर मजबूर कर देते हैं, इसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता था। यूँ कहें कि अभी अभी ज़रूरत से ज़्यादा ख्वाहिश इंसान को कभी ख़त्म कर देती है, और मैं भी ना कभी पूरी होने वाली ख्वाहिश में सफ़र कर निकली पड़ी थी। मैं रात को 12 बजे वह छोटे से कमरे में बिस्तर पर पड़ी हुई थी और एक के बाद एक दूसरे लड़कों ने मुझे नोच डाला। दर्द अपने इंतहा पर था, लेकिन अब सब कुछ मैंने अपनी मर्जी से अपनाया था। ना ही मुझे अपने कपड़े का होश था और ना ही मेरे जिस्म पर उठने वाले दर्द। 2 लड़कों ने तो मेरी हालत ऐसे कर दिया कि मेरा सारा तन जख्मी हो गया था। ऐसा सोचकर ही मेरे आत्मा काँप रही थी कि और भी 3 लड़के मेरे साथ अपनी हवस पूरी करने आने वाले हैं और मुझे अपनी खुशी से उन्हें वक्त देना है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में कोई रात ऐसी भी होगी। यह सब मैं एक भारी कीमत की वजह से कर रही थी, इसीलिए मेरे पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं था। मेरी जिम्मेदारियां और मेरे घर वालों की ख्वाहिश है मुझे उस रास्ते पर ले आई जहां मैं एक ही रात में 5 लड़कों के साथ रात गुजारने के लिए हामी भर ली। आम हालात में तो किसी लड़की के लिए ऐसा सोचना भी मुमकिन नहीं था, लेकिन मैं जिस जगह खड़ी थी वह मुझे फैसला करने से ज़्यादा वक्त नहीं लगा। यह सब सेहतमंद और तंदुरुस्त नौजवान थे जिनकी ताकत के आगे मैं कुछ भी नहीं थी। बिस्तर तक आने वाले दोनों नौजवानों के लम्हे ने मुझ पर काबू पाकर मुझे पूरी तरह अपनी हवस का निशाना बना लिया। यह पहली दफ़ा था जब मुझे किसी मर्द ने छुआ था। दूसरे लड़के के निकलते ही तीसरा लड़का भी कमरे के अंदर आया। मैं गहरी सांस भर निकली थी। मैं थोड़ा वक्त चाहती थी, लेकिन वह कहने लगा कि इतना वक्त नहीं है मेरे पास, बाहर उसके और भी दोस्त इंतज़ार कर बैठे हैं। मैं उसकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। वह फ़ौरन ही मेरे पास चला आया और मेरे आंसुओं को नज़रअंदाज करता अपने हृदय पर मुझ में आह निकलने लगा। अब ख़त्म हो रही थी मेरी ज़िंदगी। मैं बार बार उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती, लेकिन वह उतना ही मुझ पर हावी होने लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस खेल में मज़ा आ रहा हो। मेरा धक्का देने पर वह पहले से भी ज़्यादा जोश में मेरे करीब आता, इसलिए मैं अब उसे रोकने की कोई गलती नहीं कर रही थी और खामोशी से खुद पर गुजरने वाले इस क़यामत को आने वाली इसकी आमद को बर्दाश्त कर रही थी। 1 घंटे तक अपनी वह प्यास पर प्यास से बुझाता रहा, लेकिन उसके जाने के बाद मैंने एक निगाह अपने तन पर डाली तो मैं कहीं की नहीं रह गई थी जिसका कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहां जख्म मौजूद न हो। तीसरे नौजवान ने तो हद से ज़्यादा मुझ पर जख्मी कर दिया। जगह जगह उसके दांतों के निशान पड़ चुके थे। और फिर बचे उन 2 लड़कों ने भी 1 घंटा मुझे इसी तरह अपनी हवस का निशाना बना रखा था। उन लोगों ने मुझ पर जरा भी रहम नहीं आया, और आता भी क्यों। उन्होंने एक बड़ी रकम बदले मेरी रात खरीदी थी। वह तो अपना अपना हिस्सा वसूल कर रहे थे, और यह तो एक रात मेरी ज़िंदगी की काली घनी रात बन गई। मेरा हाल ऐसा था कि मुझे कोई होश नहीं रहा। खुद से करवटें बदलने में भी अब मैं काबिल नहीं रही। आहिस्ता आहिस्ता तकलीफ से मेरी आंखें बंद होने लगी। तभी उन लड़कों ने मुझे बताया कि उनका एक छोटा दोस्त भी आ गया। मुझे में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं इनकार कर पाती, यह इस बात का विरोध कर सकती। जैसे ही वो छोटा लड़का कमरे में दाखिल हुआ और मेरे बिस्तर के करीब आया तो मुझे देखकर उसकी चीख निकल गई। वजह जानकर आपके भी होश खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम मधु है और मेरी उम्र 22 साल थी। मैं ग्रेजुएशन कर रखी थी, लेकिन आज के दिन में ग्रेजुएशन भी कुछ नहीं होता। लोग बीएड करके डिग्रियां हाथों में लिए सड़कों पर धूल समेट रहे होते हैं। इस बात का सही तरीके से अंदाज़ा मुझे उस वक्त हुआ जब मैं नौकरी की तलाश के लिए निकली। हर कंपनी के आगे नौजवानों की एक बड़ी सी लाइन लगी होती जो अपनी बारी बारी इंतज़ार में थे। मुझ जैसी लड़की को नौकरी कहाँ मिल सकती थी जिसके पास कोई तजुर्बा भी नहीं होता और ना ही कोई बड़ी डिग्री। मगर नौकरी ढूंढना मेरी सबसे बड़ी ज़रूरत बन चुकी थी, क्योंकि बाबा के स्वर्गवास ने मेरी कमर तोड़ दी थी। बाबा अकेले कमाने वाले थे।
हम 3 बहनें थीं और भैया भी नहीं थे। मैं पढ़ी लिखी थी, इसीलिए कमाने की जिम्मेदारी अब मेरे सर पर आ गई थी। मैं घर के बाहर निकली तो मेरे होश ठिकाने आने लगे। तो बाहर की दुनिया तो बहुत आसान समझ रही थी, लेकिन अब मुझे समझ आया था कि बाबा कितने जतन से हमारे लिए रोटी कमाते हैं। मैं हमेशा बाबा से नाराज़ रहती, वह हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं करते। मेरी नाराज़गी पर बाबा का चेहरा हमेशा उतर जाता और वह बड़ी मोहब्बत से मुझे पुकार कर कहते, मधु बेटी तू फिक्र मत कर, दिन तेरे भाग दे जाएंगे, उठाएंगे। तो मुझे वह दिन अपनी किस्मत पर आता नजर ही नहीं आया। और फिर एक दिन बाबा नींद में ही ईश्वर को प्यारे हो गए। जब सुबह मुझे यह बात पता चली कि हमारे बाबा हमारे बीच नहीं रहे, तब इस बात का एहसास हुआ कि बाबा के लिए कितने हम थे। और जब तक वह हमारे सर पर थे, मौजूद थे, कम से कम दुनिया की बुरी नज़रों और रोटी जैसी बुनियादी ज़रूरत से तो हम वंचित नहीं थे। बाबा के निधन के बाद कुछ दिन तक तो आज पड़ोस वाले ने हमारी मदद की, लेकिन आज के दौर में कौन किसी का पेट पाल सकता है। और ख़ानदान वालों ने हमारी मदद के लिए आहिस्ता आहिस्ता भी अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गए। मजबूरन मुझे ही नौकरी की तलाश के लिए घर से बाहर निकलना पड़ा और मुझे समझ में आ गया कि औरतों के लिए बाहर की दुनिया किस कदर मुश्किल होती है। किसी भी कंपनी में मुझे नौकरी नहीं मिली। हर कंपनी के बाहर 1000 नौजवान पहले से ही खड़े होते। स्कूलों में भी मैं बहुत चक्कर लगाए। शुरू के दिन तो आधे दिन के ज़्यादा से ज़्यादा काम करने पर सिर्फ 6000 मिलते थे, जिसमें घर की बिजली ही चुका पाती थी। इसमें भी हर स्कूल वाले ने मेरा तजुर्बा पूछते और मेरा मुंह खाली रह जाता। बहुत तलाश करने के बावजूद भी मुझे कोई नौकरी नहीं मिली। तो मेरी एक दोस्त के भाई के जरिए से मुझे एक पिज़्ज़ा हाउस में वेटर की नौकरी मिली। नौकरी मिलने से यह शहर की एक बड़ी भीड़ भाड़ इलाके में बना हुआ था। पिज़्ज़ा हाउस मर्दों की बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती थी। काले रंग की फिटिंगदार पेंट मेरे हवाले कर दिया गया, जिस पर पिज़्ज़ा हाउस का नाम लिखा था, और मुझे अगले दिन नौकरी पर बुला लिया गया। उस नौकरी के बड़े अजीब से काम थे जो मुझे पूरे करने थे। उन्हें एक मॉडर्न सी लड़की वेटर के नाम पर चाहिए थी, जिसके छोटे छोटे बाल हो और कंधों पर फैले हुए और बहुत सारा मेकअप करके ड्राइंग हॉल में खड़ी हो। मैं यूनिफॉर्म अपने बैग में डालकर वापस घर लौट आई और अभी मैं फैसला नहीं कर पाई थी कि मुझे यह नौकरी करनी भी चाहिए या नहीं, क्योंकि यह मेरे लिए बहुत अजीब मुश्किल काम था। बाबा की मौजूदगी में कभी भी बिना ज़रूरत से घर से बाहर निकलने की नौबत ही नहीं आई। और पिज़्ज़ा हाउस तो में इतने सारे मर्दों के बीच में इतनी टाइट कपड़े पहनकर खड़े होना मेरे लिए एक बहुत ही घुटन का काम था। मगर भूख इंसान से सब कुछ करवा देती है। मैं वहां से वापस घर आई तो मेरी माँ दरवाजे पर ही परेशान सी खड़ी हुई। मुझे देखकर उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। मैंने माँ से कहा कि क्या वह दरवाजे तक क्यों चली आई, तो माँ रोते हुए कहने लगी कि बेटा, बिजली के मीटर आने वाले थे और उन्होंने हमारी बिजली काट दी। माँ की बात सुनकर मेरा दिल धक से बैठ गया। गर्मी जोरों पर थी और ऐसे में बगैर बिजली के गुजारा करना मुश्किल ही था। लेकिन पिछले 2 महीनों से हम बिजली नहीं चुका पा रहे थे और इसीलिए हमारे घर की बिजली काट दी गई। माँ के आंसू ने मेरे लिए फैसलों पर बहुत आसान कर दिया। मैंने माँ को गले लगाया और उन्हें बताया कि मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई और कल से मुझे नौकरी पर जाना है। माँ ने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा कि अब तू ही मेरा सहारा है और तुम्हें ही अपनी दोनों बहनों की शादी करनी है। मेरी माँ ने एक भारी जिम्मेदारी मेरे कंधे पर डाल दी थी और मैं सोच रही थी कि मैं यह जिम्मेदारी कैसे निभाऊंगी, लेकिन मुझे यह फ़र्ज़ निभाना था। माँ पूछ रही थी कि मुझे नौकरी कहाँ मिली है, लेकिन मैं नहीं बताना चाहती थी कि मुझे नौकरी कहाँ मिली है। इसलिए मैंने माँ से सर हिला दिया कि मैंने कहा कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, मुझे नौकरी मिल गई है। मेरी नौकरी का वक्त दोपहर 3 बजे से रात को 11 बजे तक था। यह बात बड़ी मुश्किल से माँ को बताई। मेरी नौकरी का वक्त जानकर हैरान आ गई और मुझे देखने लगी, यह कौन सी कंपनी है जहाँ पर यह वक्त काम कर बुलाया जाता है। मैं झूठ कह दिया कि यह मल्टीनेशनल कंपनी है जो 24 घंटे चलती है। इस वक्त हमें पैसों की ज़रूरत थी कि माँ ने मेरे आगे और कोई सवाल ही नहीं किया। मुझे तरक्की के ढेर सारी दुआएं दी और अगली दोपहर में 2 बजे ही पिज़्ज़ा हाउस के लिए रवाना हो गई। मुझे क्या खबर थी कि यहाँ पर मेरी किस्मत मुझे कहाँ ले आने वाली है। मैंने अपना यूनिफॉर्म पिज़्ज़ा हाउस में ही जाकर बदल लिया। मैनेजर मुझे पिज़्ज़ा हाउस के दरवाजे के करीब खड़ा कर दिया और कहने लगा कि आज तुम्हारा पहला दिन है, इसीलिए तुम हर आते जाते को
इस दिल से वेलकम करोगी और गुस्सा होकर कहा कि यह कैसा मुंह उठाकर आई हो, जाओ पहले मेकअप करो। मैनेजर की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई क्योंकि मेरे पास मेकअप नहीं था। वह मौजूद एक दूसरी लड़की ने अपने मेकअप मुझे गहरी सुर्खी लगे और बड़ी तेज़ी से मेरे चेहरे पर अपना हाथ चला रही थी। उसके बाद जब मैं आईने में खुद को देखा तो मैं हैरान रह गई कि मुझे मालूम था कि वरना काम करने पर बहुत से लोग मिल जाते हैं। मैं खूबसूरत हूँ, मेरे रंग भी बहुत साफ है, लेकिन थोड़े से मेकअप के बाद पूरी तरह से निखर गई थी। मैं खुद को आईने में देख रही थी जब लड़की कहने लगी कि यह लोग तुम्हारी खूबसूरती देखकर यहाँ पर काम पर रखते हैं। मैं जान गई थी कि यह नौकरी मुझे मेरी काबिलियत पर नहीं मिली बल्कि मेरी खूबसूरती की वजह से मिली है। नौकरी का यह पहला दिन था, मेरे लिए बहुत भारी था। मैं 3 बजे से दरवाजे पर खड़ी आने जाने वाले मर्दों और औरतों का वेलकम कर रही थी। यहाँ औरतों की तादाद बहुत कम थी, ज़्यादातर मर्द ही आते थे। रात तक मेरे पैरों में बहुत तेज़ दर्द हो चुका और अभी मुझे वापस बस के धक्के खाते हुए भी घर पहुँचना था। 12 बजे के करीब मैं घर पहुँची। माँ मेरे इंतजार में जाग रही थी। मैंने माँ के साथ बैठकर खाना खाया और फ़ौरन ही बिस्तर पर लेट गई। मुझे बाबा की बहुत याद आ रही थी। बाबा मेरे सबसे ज़्यादा नखरे उठाया करते थे, फिर मैं भी हमेशा उनसे किसी न किसी बात पर रूठ जाती थी। पैरों से टकटकी एक तड़पते तड़पते मैं कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। अगले दिन 2 बजे के करीब मैं घर से निकल गई। आज मुझे दरवाजे के पास खड़ा नहीं किया गया बल्कि ऑर्डर लेने का काम दिया गया। यह काम मुझे थोड़ा आसान लगा, लेकिन कुछ ही देर में अंदाज़ा हो गया कि यह काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। मैं जिसके पास भी ऑर्डर लेने के लिए जाती उसने से अक्सर मर्द मुझे सर से पांव तक देखते और मुस्कुराने के बदले में मुझे भी मुस्कुराहट जाहिर करनी पड़ती थी, क्योंकि यह मेरी नौकरी का नियम था। जानबूझकर ऑर्डर लेने में काफ़ी वक्त लगाते और कभी कभी तो ऑर्डर देते वक्त इस कदर करीब आ जाते कि मेरा सांस रुकने लगता। यह पिज़्ज़ा हाउस मुझे नौकरी वेटर की वजह से ही चल रहा था और इस बात का अब मुझे अच्छी तरह से अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ आने वाले ज़्यादातर मर्द लड़कियों की वजह से ही आते थे। दिन तेज़ी से गुजर रहे थे और मुझे यह नौकरी करते करते महीना हो गया था और एक हफ्ते काफ़ी कुछ ऐसा हुआ जो मेरे लिए बहुत अजीब था। मर्दों की अजीब अजीब निगाह है, ऑर्डर देने के बहाने करीब आना और डबल मिसिंग शब्दों का तबादला करना। लेकिन उसे नौकरी की सबसे अच्छी बात तो यह थी कि तनख्वाह से हटकर उसे 1 महीने में मैट्रिक की काफ़ी पैसा जमा हो गए। उन पैसों से बिजली का बिल पे किया। आहिस्ता आहिस्ता पिज़्ज़ा हाउस के माहौल में आदी होती जा रही थी। 5 लड़के रोज़ शाम को इस वक्त पिज़्ज़ा हाउस में आते और सबसे कोने वाली टेबल पर बैठ जाते। वह टेबल मेरे ही हिस्से में थी और रोज़ाना मैं ही उसके पास ऑर्डर लेने के लिए जाती। वह 5 लड़के 24-25 साल के नौजवान थे जो मुझे गहरी निगाहों से देखा करते। आज भी मैं उनके पास ऑर्डर लेने के लिए गई तो उनमें से एक ने पूछने लगा कि तुम यह बहुत मजबूरी में नौकरी करती हो ना? मैंने कहा हाँ। उसने फ़ौरन ही अपना कार्ड निकालकर मेरे आगे रखा और कहने लगा कि तुम बहुत ही शरीफ लड़की लगती हो। अगर किसी भी तरह के किसी भी मदद की ज़रूरत पड़े तो याद कर लेना। बिना सोचे समझे मैंने वह कार्ड उठाकर अपनी कोट के जेब में रख लिया तो वह मुस्कुराकर उठा। उसके बाद यह सिलसिला चल पड़ा। रोज़ी से ये उसका ऑर्डर लेने आती और उसमें से कोई ना कोई मुझे कोई ना कोई सवाल पूछ लेता। रोज़ाना होने वाली इस मुलाकात से वजह से हम थोड़े फ्रेंडली हो गए थे। दूसरा महीना भी पलक झपकते ही गुजर गया था और फिर माँ ने मुझे एक दिन बताया कि तुम्हारी बड़ी बहन के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है और वह लोग जल्दी शादी करना चाहते हैं। माँ की बात सुनकर मैं परेशान हो गई क्योंकि अभी तो मैं घर का कर्ज ही अपने कंधे पर उठाया था, शादी की जिम्मेदारी का क्या सोच भी नहीं सकती थी। माँ कहने लगी कि तू अपनी कंपनी से लोन ले ले। कितनी बड़ी कंपनी है, लाख रुपए तो लोन में मिल ही जाएंगे, तो तेरी बहन की अच्छे से शादी हो जाएगी। मेरी बड़ी बहन 26 साल की हो रही थी और माँ उसकी तरफ से बहुत परेशान थी। लेकिन अब मैं क्या बताती कि मैं तो पिज़्ज़ा हाउस के मसले में नौकरी कर रही हूँ। 1 लाख रुपए मुझे कहाँ मिलते। मैंने माँ को बात से कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन माँ की आंखों में मुझे चमकती हुई उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। माँ को यकीन था कि मुझे कंपनी से लोन मिल जाएगा और मैं सोच रही थी कि मेरे झूठ बोलने से कहाँ जाकर फंसा दिया। अगले दिन
अगले दिन भी नौकरी पर सारे वक्त मैं परेशान रही। यह बात मेरे साथ काम करने वाली लड़की ने नोट कर ली। वह मुझसे कहने लगी कि क्या बात है मधु, आज तुम बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हो। मैंने उसे बताया कि बड़ी बहन की शादी करनी है और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी, तो इतना खर्च करने की क्या ज़रूरत है, शादी से विदा कर दो। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई कि वह ठीक ही तो कह रही थी, इतना मसला बनाने की क्या ज़रूरत थी। घर आकर मैंने माँ को भी यही मशवरा दिया कि यह सादगी से बहन को विदा कर दे, लेकिन मेरी बात सुनकर माँ कहने लगी कि हर किसी को हमारे मसलों में जानकारी नहीं होती। लड़के वालों ने पहले ही दहेज के नाम पर एक लंबी लिस्ट जमा दी है और मैं खाली हाथ तेरी बहन को विदा कर दिया तो उसके ससुराल वाले सारी ज़िंदगी उसे बातें सुनाते रहेंगे। माँ की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैं कहने लगी कि ऐसी जगह दीदी की शादी करने की ज़रूरत ही क्या है। मेरी बात सुनकर माँ नाराज़ हो गई और कहने लगी, ना जाने कैसे जैसे तेरी बहन के लिए एक अच्छी जगह से रिश्ता आया है और तू इसमें भी नुक्से निकाल रही है। अगर आज तेरा बाप जिंदा होता तो मुझे तेरी ज़रूरत नहीं पड़ती। उनकी बात ने मेरा दिल दुखा दिया। वो ठीक ही तो कह रही थी, अगर बाबा जिंदा होते तो मुझे इतने ना कमने पड़ते थे, खुद ही अपनी बेटे के लिए कैसे भी करके रकम जमा कर ही लेते। मैंने माँ को गले से लगाया और उससे वादा कर लिया कि मैं जल्दी से जल्दी पैसों का इंतज़ाम कर लूँगी। मैं खुद भी नहीं जानती थी कि इतने सारे पैसे मुझे कहाँ से मिलेंगे। और बाप का साया वाकई औलाद के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। वह अपनी जान पर खेलकर भी औलाद की ज़िंदगी के सारे दुख दर्द हर लेता है और मेरे लिए अपनी बात की जगह लेना कोई बहुत बड़ी मुश्किल था। यूँ दिन ही परेशानी से गुजर रहे थे। मैंने पिज्ज़ा हाउस के मैनेजर से पैसों की बात की थी, लेकिन मेरी बात सुनकर जिन नज़रों से उन्होंने मुझे देखा था, मैं खुद ही ज़मीन पर गिर गई। वह लड़के अभी रोज़ाना पिज्ज़ा हाउस आते। मैं उनका ऑर्डर लेने गए तो उनमें से एक कहने लगा कि क्या बात है, आज तो आपका चेहरा बिल्कुल भी उतरा हुआ है। उसकी बातें सुनकर ना जाने मैं क्यों रो पड़ी, आंखों से आंसू आ गए। वह बार बार पूछने लगा कि मैं उसे अपनी परेशानी बताऊं। ना चाहते हुए मैंने उसे अपना मसला बता दिया, क्योंकि मुझे भी किसी ऐसे इंसान की तलाश थी जिसके आगे मैं खुलकर अपना दर्द बयां कर सकूं। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह कहने लगा कि इतनी छोटी सी बात है, आपके लिए इस कदर परेशान है। हमने आपको अपना कार्ड दिया है, इसीलिए तो दिया है कि कोई भी परेशानी हो तो आप हमें याद कर ले। मैं हैरत से उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। मैं यह सोच भी नहीं सकती थी कि वह 5 अजनबी लड़के मुझे पैसे दे सकते हैं, लेकिन उन 5 लड़कों ने मुझे 1 लाख रुपए की ऑफ़र कर दी। मैं उनकी तरफ देख ही रही थी। वह कहने लगा कि 1 लाख देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे भी उसके बदले कुछ चाहिए। उनकी बात सुनकर मैं ऐसे ही देख रही थी। उन लड़कों ने तो मुझे क्या काम हो गया था और यह बात मुझे समझ ज़्यादा देर नहीं लगी। मैंने फ़ौरन ही घबराकर कहा, मैं एक शरीफ घराने से संबंध रखती हूँ और मैं कोई गलत काम नहीं करना चाहती। पर हंस हंस कर कहने लगा कि हमने सिर्फ पेशकश की है, कबूल करना या ना करना आपकी मर्जी है, लेकिन आज की दौड़ में 1 लाख रुपये आपको कौन देगा, चाहे वह आपका करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो। बात तो स्कूल बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मैं अपनी इज्जत गिरवी नहीं रख सकती थी, इसीलिए मैंने उसे साफ साफ इनकार कर दिया। मैं हालात से पूरी तरह से थक चुकी थी और ऐसे ही था कि मैं थकी हारी जब लौटकर घर आई तो मेरी माँ और बहन मेरा इंतज़ार में थी। माँ ने बताया कि दीदी के ससुराल वालों ने 1 महीने के बाद शादी की बात करके को कहा है। वह दीदी के साथ साथ छोटी का भी रिश्ता तय करना चाहते हैं और इसी तरह से एक खर्चे में 2-2 शादियाँ हो जाएगी। छोटी के रिश्ते का वक्त सुनकर मेरी जान निकल गई। पैसे का कोई इंतजाम ही नहीं हो सकता था। माँ मुझे उम्मीद बांधे बैठी थी। मैंने एक नज़र अपनी दीदी के चेहरे पर डाली, जहाँ बहुत समय बाद खुशी की रौनक नज़र आ रही थी। फिर मैं भी दीदी के ससुराल वालों से मिली थी। वह लोग वाकई बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन आज के दौर में सादगी और बगैर दहेज के कौन दुल्हन विदा करवाता है, वह भी इस समाज में रहने वाले थे। मैं अपनी बहनों की खुशी को हमेशा कायम देखना चाहती थी। मैंने माँ से कहा कि आप शादी की तारीख पक्की कर दे, पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा। मेरी बात सुनकर तो घर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, मगर वह लोग इस बात से बेखबर था कि यह खुशी उन्हें मेरी बर्बादी के बदले हासिल होने वाली थी। अगले दिन मैंने 5 लड़कों से हामी भर दी। वह मुस्कुराकर कहने लगा कि हम जानते थे कि आप जरूर मान जाएंगे। उन 5 ने मुझे 1 रात के लिए अपने साथ ले जाने की बात की थी। मैंने माँ को बता दिया कि साल के आखिरी की वजह से कंपनी में बहुत काम है और मुझे 1 रात कंपनी में ही गुजारनी होगी।
कंपनी ने मेरा लोन मंजूर कर लिया है, इसीलिए मुझे उनकी बात मानने पर मजबूरी करनी होगी। लोन पास होने की बात सुनकर माँ इस कदर खुश हो गई कि उन्होंने मुझे रात रुकने की इजाज़त भी दे दी और मैं पिज़्ज़ा हाउस से छुट्टी होने के बाद उन 5 लड़कों के साथ चली गई। उन पाँचों ने मुझे अपनी ज़िंदगी का निशाना बना डाला और जब छठा लड़का अंदर आया तो मुझे देखकर उसकी चीख निकल गई, क्योंकि पूरा बिस्तर खून से लटपटा था और मैं अपनी ज़िंदगी की शायद आखिरी सांस ले रही थी। उसने तुरंत ही मुझे अपनी बाजू में उठाया और गाड़ी में डालकर एक छोटे से हॉस्पिटल में ले गया, जहां शायद उसका कोई जानने वाला डॉक्टर था। कई घंटे आईसीयू में रहने के बाद मेरी हालत कुछ बेहतर हुई, लेकिन मेरा जख्मी तन मेरी बर्बादी की गवाही दे रहा था। वह लड़का उन पाँचों का ही दोस्त था, लेकिन उसके अंदर इंसानियत अभी बाकी थी और उसे मुझ पर रहम आ गया, वरना शायद मैं उस बिस्तर पर दम तोड़ देती। मैं माँ को फ़ोन करके बताया कि मेरी कंपनी से छुट्टी नहीं हुई है। उस लड़के ने अस्पताल का सारा खर्च खुद ही उठाया और उसके दोस्त जो लाख रुपए मुझे दिए थे, वह पांचों बहुत ही अमीर कारोबारी लोगों के बेटे थे, जो चाहते वगैरह मुझे बर्बाद किए बगैर भी मेरी मदद कर सकते थे। मेरी ठीक होने पर मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई और रकम भी मेरे हाथ आ गई, लेकिन अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। उस लड़के ने मुझे अपनी फैक्ट्री में नौकरी की ऑफ़र दी और यह यकीन दिलाया कि मैं वहां इज्जत से नौकरी कर सकूंगी। आज मेरी दोनों बहनें की शादी हो गई और मैं उस लड़के की फैक्ट्री में नौकरी कर रही थी। एक बात मैं अच्छी तरह से जान चुकी थी कि आज के इस दौर में बगैर किसी मतलब के मदद करने वाले लोगों की तादाद होने के बराबर ना होना है। हमेशा नौकरी करने वाली लड़कियों को इज्जत की नज़र से देखें, क्योंकि वह बहुत ही मजबूरी की हालत में अपने घरों से निकलती हैं, चाहे वह फिर टाइट कपड़े पहनकर किसी पिज़्ज़ा हाउस के दरवाजे पर क्यों न खड़ी हो। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।